सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कंट्रीज रिच क्यों होती हैं और कुछ कंट्रीज डेकेड्स तक पुअर क्यों रह जाती हैं? क्या रीजन नेचुरल रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है या सिस्टम कुछ और है? बिकॉज ट्रूथ ये है, रिसोर्सेज होना इनफ नहीं होता। आज हम इकोनॉमी के सबसे बड़े पजल को डीकोड करने वाले हैं। अब थोड़ा सोच कर देखिए, दुनिया के नक्शे पर हर कंट्री के पास लोग हैं, जमीन है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरली गिफ्टेड रिसोर्सेज की लिटरली कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम उनके इकोनॉमिक आउटकम्स को कंपेयर करते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। एक तरफ मैसिव वेल्थ और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो दूसरी तरफ बरसों से चली आ रही पॉवर्टी और स्ट्रगल। आखिर एक ही दुनिया में इतना बड़ा डिफरेंस आता कहाँ से है? इकोनॉमिक हिस्ट्री और डेटा बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि ग्रोथ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि जमीन के नीचे क्या छिपा है, बल्कि इस बात पर करती है कि उन रिसोर्सेज का एक्चुअली यूज कैसे किया जाता है। ऐसी काफ़ी कंट्रीज हैं जिनके पास अबंडेंट ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी आज भी कंप्लीटली अनस्टेबल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज प्रैक्टिकली जीरो हैं, पर उनकी इकोनॉमीज हाईली डेवलप्ड और सुपर रेजिलियंट है। मतलब साफ है, वेल्थ मिलने में और वेल्थ बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज एक सॉलिड एडवांटेज जरूर होते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर्ली डिजाइन किए गए सिस्टम के ये सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाते हैं। अगर मैनेजमेंट खराब हो, इंस्टीट्यूशंस वीक हों या करप्शन को कंट्रोल करने का कोई स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ ना हो, तो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट नहीं होती। ये रिसोर्सेज सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगने के बजाय पुअर प्लानिंग में वेस्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल वही लीकी बकेट वाला कॉन्सेप्ट है। बाल्टी में छेद हो तो उसमें कितना भी पानी भर लो, बकेट हमेशा एम्प्टी ही रहेगी। और यहीं पर इंस्टीट्यूशंस और रूल्स क्लियरली ग्रोथ को डिक्टेट करते हैं। एक अप्रोच होती है जहां मैसिव स्टेट ओनरशिप है, जो मार्केट को ओवर रेगुलेट करके नई इन्वेस्टमेंट्स को पूरी तरह डिस्करेज कर देती है। और दूसरी तरफ क्लियर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स और ओपन मार्केट्स होते हैं, जो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को इन्वाइट करते हैं। रियल में कंट्रीज तभी ग्रो करती हैं जब लॉज स्टेबल हों, कॉन्ट्रैक्ट्स की रिस्पेक्ट की जाए और बिजनेसेस उस सिस्टम पर ट्रस्ट कर सकें। जब रूल्स फेयर लगते हैं ना, तभी लोग ऑटोमैटिकली अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं। और ये ट्रस्ट और एफर्ट नेचुरली इंसेंटिव से ड्राइव होता है। आइडियोलॉजिकल इंसेंटिव्स को मटेरियल इंसेंटिव्स के साथ कंपेयर करके देखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन बिहेवियर का एक सिंपल सा फंडा है, लोग ज्यादा मेहनत तभी करते हैं जब उन्हें उनकी मेहनत का डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न मिलता है। अगर रूल ऑफ लॉ अनस्टेबल है और फ्यूचर ही अनसर्टेन है, तो कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। सिंपल वर्ड्स में, इफ रूल्स आर अनक्लियर, पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट। एक फेयर रिवॉर्ड सिस्टम ही किसी सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। लेकिन इन सब के आगे एक वर्ड है जो वेल्थ को एक्चुअली डिफाइन करता है, और वो है प्रोडक्टिविटी। फेमस इकोनॉमिस्ट ग्रेगरी मैंक्यू के प्रिंसिपल्स के मुताबिक किसी भी देश का अमीर या गरीब होना इस एक फाउंडेशन पर डिपेंडेंट है। अभी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज सिंपली द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच आवर ऑफ अ वर्कर्स टाइम। जब किसी देश के लोग एजुकेटेड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, तो उनका 1 घंटा किसी दूसरी कंट्री के अनट्रेंड वर्कर से कहीं कहीं ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। Same 8 hours of work can create different value depending on skill, tools and system. एक तरफ बेसिक मैनुअल लेबर है जो 8 घंटे में एक लिमिटेड आउटपुट देता है, और दूसरी तरफ हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी और टूल असिस्टेड लेबर है जो उसी 8 घंटे में कई गुना ज्यादा वेल्थ जनरेट करता है। देश तभी रिच बनते हैं जब वो अपने बेसिक लेबर को एक हाईली प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव नहीं हो जाते। एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स को परफॉर्म करने के लिए एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। रोड्स, कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड इंटरनेट, एफिशिएंट पोर्ट्स, रिलायबल बैंकिंग सिस्टम्स और सीमलेस ट्रांसपोर्ट। ये एलिमेंट्स कोई लग्जरी नहीं है, ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी की ऑक्सीजन है। ये वो एसेंशियल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कैपिटल अट्रैक्ट करता है, बिजनेसेस को चलने की जगह देता है और नए जॉब्स का रास्ता खोलता है। और पता है, ये सारी चीजें आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। जब बैंकिंग एफिशिएंट हो और पावर और ट्रांसपोर्ट स्टेबल हो, तभी बिजनेसेस सेफली स्केल अप कर पाते हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब बिगिनर लैंग्वेज में यही है कि मोर बिजनेस, मोर जॉब्स और अल्टीमेटली राइजिंग इनकम्स। ये व्हील जब एक बार घूमना शुरू होता है ना, तब जाकर एक वीक इकोनॉमी डेवलप्ड स्टेटस की तरफ शिफ्ट होती है। कंट्री रिच तब नहीं बनता जब उसके पास सिर्फ रिसोर्सेज होते हैं।
कंट्री रिच तब बनता है जब उसके पीपल, सिस्टम्स और प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग होते हैं। ये वो ट्रूथ है जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमीज ने मास्टर किया है। यही उनका रियल सीक्रेट है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंट्री की इकोनॉमी एक्चुअली मेजर कैसे होती है? हमें डेटा देखकर कैसे पता चलता है कि कोई देश आगे जा रहा है या सिर्फ ग्रोथ का इल्यूजन दिखा रहा है? अगर तुम इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का पार्ट बनो। क्या जीडीपी सच में बताता है कि एक कंट्री रिच है, या स्टोरी उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? इस बारे में हम आगे आने वाले एक्सप्लेनर में डीपर डाइव करेंगे।